जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में मैं हूं और देख रहा हूं किस तरीके से देश के राजनीतिक पटल में नई नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सरकारी तंत्र कैसे काम करती है इस कोरोना के दौर में, वो आप लोगों ने भी देखा और मैं भी देख रहा हूं और समस्त भारत के लोग जो नागरिक हैं देश विदेश में वो देख रहे हैं। भाई और बहनों, आज एक छोटा सा मुद्दा मुझे लगा कि एक ऐसा पहल चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा। आखिर वो आंदोलन क्या है, आखिर वो कौन सा आंदोलन है जो मीडिया में छुपाया जा रहा है। तो मैंने देखा कुछ वीडियोस वायरल हुए थे रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा कि रेलवे के जो कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं कि किसी तरह हमें बचाया जाए। बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बोला था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने नहीं दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देश तो नहीं बिकने देंगे, लेकिन देश की सारी चीजों को तो आप बेच ही रहे हैं। आपने बीएसएनएल का हालात देख लिए, ओएनजीसी का हालात हम देख ही रहे हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा भारतीय रेलवेज के ऊपर, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेलवेज जो लाखों करोड़ों अरबों लोगों की दिल की धड़कन है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने तक। माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने क्लैरिफाई किया था कि हम 151 ट्रेन जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स को देंगे। तो भाइयों और बहनों, 109 रूट, 109 जो है ये रास्ते होंगे, गंतव्य स्थल होंगे, और जो ट्रेन होंगे वो है 151 ट्रेन हम प्राइवेटाइज करेंगे। और इसके लिए हम रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन करेंगे, RFQ, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस। माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सत्सम्मान पूर्वक मैं आपको एक बात आज कहना चाहूंगा कि जब हम इतने बड़े ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, कभी निर्मला जी 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात करते हैं, अगर आप प्रशासनिक तौर पे, अगर आपकी गवर्नेंस इतनी मजबूत है, तो आप रेलवेज को निजीकरण क्यों कर रहे हैं? एक तरह से ये तो बेचा जा रहा है ना। अगर आपकी प्रशासन इतना मजबूत है, आपकी गवर्नेंस इतनी ऑनेस्ट है, अगर आपकी क्षमता है, मैं तो आपकी कार्य क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाऊंगा रेलवेज के ऊपर। इससे पहले भी बहुत रेल मंत्री हमने देखे हैं, नीतीश कुमार जी को देखा है, लालू प्रसाद जी को देखा है, ममता बनर्जी जी को देखा है। माननीय पीयूष गोयल जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि कोई भी ट्वीट करता है तो आप उनका उत्तर देते हैं। निजी तौर पे मैं इस बात के लिए आपका सम्मान करता हूं, परंतु मुझे लगता है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पेशे से, जो मुझे बताया गया है, जितनी की जानकारी मुझे मिली है, मैं नहीं जानता वो सही है या गलत है। माननीय पीयूष गोयल जी, क्या आपको कभी नहीं लगा कि रेलवेज का निजीकरण नहीं होना चाहिए? आज आप बहुमत में हैं, सबसे बड़ा विश्व का रिकॉर्ड है आप लोगों का, बीजेपी का चुनाव का, भाजपा का चुनाव का। आप लोग बोलते हैं लोटस, आप इतने बड़े चुनाव में जीत के आए हैं सेंटर में, और फिर भी आप आज रेलवेज का निजीकरण करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, अगर प्राइवेट अस्पतालों में हम जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए हमसे बिल ले लिए जाते हैं, और तो डेड बॉडीज के ऊपर भी बोलते हैं कि तो जिंदा है। और ऐसे कितने उदाहरण मैक्स वगैरह हॉस्पिटल्स के आ चुके हैं, वो आपने देखे होंगे। ये वीडियोस हैं आपके पास, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। रेबल कभी मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाता। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम प्राइवेट अस्पतालों में लड़ नहीं सकते क्योंकि वो अपने मनमर्जी के चार्जेस लेते हैं, आप रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, कल को रेलवे में हम किसके खिलाफ कंप्लेन करने जाएं जब हमें असुविधा होगी? वैसे ही हमारी शिकायतों को तो कोई सुनता नहीं है। आम भारतीय नागरिकों का, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल, द पीपल हु बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, द पीपल हु बिलोंग टू द पुअर कम्युनिटी, बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड द पीपल ऑफ मिडिल क्लासेस, एवरीवन, ईच ऑफ देम इज सफरिंग इन योर गवर्नेंस। और आज आप हम सब का जो गर्दन है, गर्दन, उसको प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं। क्या ये आपका गवर्नेंस है? ये है आपका गुजरात मॉडल? आप इस गुजरात मॉडल की परिभाषा करना चाहते हैं हमारे साथ? मेरे देश के वीर साथियों, भाइयों और बहनों, एक बात मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा कि विश्व में बहुत कम रेलवेज रही हैं जो मुनाफे में रही हैं, लेकिन मैं गर्व से एक बात बोलूंगा कि एक दौर था 2004 से लेकर 2009 तक, जब हमारी भारतीय रेलवेज प्रॉफिट में थी। माननीय पीयूष गोयल जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, रेलवे मंत्रालय आपके पास है, आप रेल मंत्री हैं, आप लोगों की दुखों को सुनते हैं, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, मन मर्जी से सब चीजें होंगी, सुविधाओं के नाम पे हमसे शुल्क वसूला जाएगा, जो कि आज हो रहा है। आप प्राइवेट कंपनीज को टोल टैक्स दे देते हैं सड़कों में, आज मन मर्जी का टोल टैक्स लिया जा रहा है।
आप आगरा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, आप लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे देख लीजिए, कहीं भी चले जाए हमें लूटा जा रहा है। और अब आप लोगों लूटों का जो ये बाजार है, जो लूट का बाजार है, अब ये सारी सरकारी तंत्र में घुस रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कैसे अच्छी गवर्नेंस लग रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, तो इस तरह से तो देश बिक ही रहा है, इस तरह से तो देश बिक रहा है। आपने ट्रेन बेचने का निर्णय नहीं लिया, आपने भारतीय लोगों से ना पूछा ना कुछ किया। आपके हिसाब से, रेलवे मंत्री के हिसाब से जो आप लोगों की है कि अगर हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट लाते हैं रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को, तो 30,000 करोड़ का हमें एक रकम हासिल होगा, और बहुत सारे जो ट्रेन है वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत चलेंगे। मुझे एक बात समझाने का प्रयास करें, अगर ट्रेन मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनेंगे तो प्राइवेटाइज करने की क्या जरूरत है? क्या मेक इन इंडिया सरकारी तंत्र के नीचे नहीं आती है क्या? ये आपका कमाल का कंसेप्ट की ट्रेन बनाएंगे मेक इन इंडिया में, लेकिन रेल को कर देंगे प्राइवेटाइज्ड। ये किस तरह का आपका फैसला है? किस तरह का डिसीजन है? आप विचार करें, आप सोचें कि आप क्या कह रहे हैं। आपके कथनी में और करनी में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। इस तरह से तो आपने पानी में जहाज भी चला लिया था। देखिए, हर वक्त जुमले से काम नहीं चलेगा। पहली बात, आप हम लोगों को दूसरों के हाथों में सौंप देंगे। आप इसलिए प्रधानमंत्री बने माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप हम लोगों की गर्दन प्राइवेट हाथों में दे दें? अरे अगर एक सशक्त सरकार हो, एक मजबूत सरकार हो, एक स्थिर सरकार हो, और अगर एक उम्दा सरकार हो, वो अपने सरकारी तंत्र को मजबूत करेगा, ना कि प्राइवेटाइजेशन को। आप तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ये किस तरह का इंसाफ है? हम तो पहले ही प्राइवेटाइजेशन से परेशान थे, प्राइवेट अस्पतालों से परेशान थे, प्राइवेट नर्सिंग होमों से परेशान थे, प्राइवेट कोल ऑपरेटर्स से परेशान थे। जिस तरीके का, देखिए बीएसएनएल इतना सस्ता सर्विस देता था, इतनी सस्ती सर्विस हमें मिलती थी, आज दुनिया भर के आपने प्राइवेट ऑपरेटर ला दिया। आज हमारी हालत क्या हो रही है? अरे भाई, लोग गवर्नमेंट का, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कोरियर सर्विस का उदाहरण दे रहा हूं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेलवे मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी अच्छे से सुने, और स्मृति ईरानी जी आप भी सुना, निर्मला सीतारमण जी आप भी सुने। आप लोग के विभाग में भी प्राइवेटाइजेशन आने वाला है। जिस तरह से आप लोगों का मैं डेवलपमेंट देख रहा हूं, मैं आप लोगों से एक बात, अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब आप एक कोरियर करने जाओगे, 1 किलो तक का जो कोरियर होता है ना, वो 500 रुपए के ऊपर चार्ज लेते हैं प्राइवेट कोरियर वाले। उसी कोरियर को जब हम भारतीय डाक सेवा के द्वारा जाते हैं तो 70-80 रुपए में होता है। कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो प्राइवेट है और ये पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट के अंदर है, सरकारी है। भाइयों और बहनों, मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा ये बात, जब आप अपना कोई कोरियर करते हैं वजन का मुद्दे पैन इंडिया में, तो केवल 1 किलो से नीचे अगर हो या 1 किलो तक हो तो वो 700 रुपए ले लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। लेकिन जब आप इसे भारतीय डाक सेवा के द्वारा भेजते हैं तो केवल 50 से 70 रुपए में आपका ये चला जाता है ऑल इंडिया में। मैं आपको बताऊं तो आप सोचिए कितना बड़ा पैसा लूटा जा रहा है प्राइवेट कोरियर के नाम से। इसी तरीके से जब हम सरकारी ट्रेनों में जाएंगे और प्राइवेट ट्रेनों में जाएंगे, हमें लूटा जाएगा, हमें लूटा जाएगा जिस तरीके से हमें लूटा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप प्रधानमंत्री इसलिए बने थे कि हमें लूटा जाए? क्या ये आपके जुरिस्डिक्शन है? इस तरह से आप अच्छे दिन लाएंगे? मैं एक देश का नागरिक हूं और मैं देश से प्रेम करता हूं, सम्मान करता हूं और स्नेह करता हूं और आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जब चाइना कुछ करता है हमारे अंदर घुस जाता है, आप कहते हैं चाइना का ऐप छोड़ दो, चाइना हमारे मैप बदलने में लगा, आप ऐप बदलने में लग जाते हैं। आखिर ये चाइना का ऐप आपके परमिशन से ही तो आए हैं ना इंडिया में? किसने लाया? इंपोर्ट कहां से होती है जब सरकार परमिशन नहीं दे तो? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय रेल को जो बेच रहे हैं, इनमें जो इतने कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी, उनका भविष्य का क्या होगा? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन बंद कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ईमानदारी का पैमाना है जो मैं बता रहा हूं, और मैं खुल के बोल रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे घर वाले भयभीत होते हैं, क्योंकि मैं आपके नहीं, आपके गवर्नेंस के विरुद्ध बोलता हूं। उन्हें मेरी फिक्र होती है कि हमारे पुत्र की हत्या ना हो जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे एक बात पूछूंगा आज, और तहे दिल से आप मन की बात करते हैं ना, आज आप एक नागरिक की, रेबल सदानंद पति की दिल की बात को सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में से पेंशन खत्म कर दी। जिस पेंशन के आधार पर उनका जीवन चलता था, आपने एमएलए एमपीज की क्यों नहीं खत्म करी? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोग तो 5 साल के लिए आते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए पेंशन चाहिए। जो लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं अपनी नौकरी के लिए, 40 साल, तो उनकी आप पेंशन खा जाते हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये आपका जुरिस्डिक्शन है? दिस इज द वे यू गिव जस्टिस टू पीपल बाय बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट नेशन। आई एम वेरी अनहैप्पी।
Honorable Prime Minister Shri Narendra Singh Ji Modi Ji, I am very unhappy with your decisions. Your decisions are so painful. They are not with logics. They are not judgmental. If we can prove each and every decision of yours that it has become fatal for the people. लोगों के आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर हम लोगों की हत्याएं हो रही है. आज आप रेलवे बेच रहे हैं, आपने एयरलाइंस बेच दिया, बीएसएनएल रास्ते में आके ओएनजीसी भेजा. मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाहूंगा कि आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं. 2004 से 2009 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, मंत्रालय उनके पास थी. उससे पहले नीतीश कुमार जी थे, उनके बाद ममता बनर्जी आई. मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके रेल मंत्री यानी 2004 से लेकर 2009 तक के शासनकाल में 20,000 करोड़ इंडियन रेलवेज का प्रॉफिट था. आप इंडिया टुडे के देखें इंटरव्यू को, जो कि एनजीसी का 25% सरप्लस में था. रिलायंस इंडस्ट्री का डबल अमाउंट था प्रॉफिट का, 20,000 करोड़. 20,000 करोड़. मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम ये किस तरीके की बात करते हैं. और इस रिपोर्ट का एक केस स्टडी बना था आईआईएम के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस किया, उनके बीच आए, संबोधित किया, जैसे कि वॉर्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. आप जानते हैं ये कैसे हो पाता है, ये कैसे हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 20,000 करोड़ का मुनाफा. और उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट आती है और आज आप लोग जब आते हैं, एक टाइम पे रेलवे 20,000. फ्रेंड्स, माय फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, in from the year 2004 to 2009, when Honorable Lalu Prasad Yadav was the railway minister, our profit stands for 20,000 crores. और आज हमें क्या बताया जाता है कि हमारे करोड़ों में हजारों करोड़ों में रेलवे जो है घाटा में. इसका मतलब आप लोगों के मंत्रालय के जो लोग हैं वो कैपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है कि इस मंत्रालय को चला पाए. मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं है. किसी भी सरकार का सक्सेस होना तब अच्छा लगता है जब सरकारी तंत्र सक्सेस होता है. अगर आप सरकारी विभागों को ही प्राइवेटाइज कर देंगे इस तरह से, तो कल आप सरकारी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी आप प्राइवेट कर देंगे. यह है क्या आपका गुजरात मॉडल? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो वैसे भी आप लोगों के ईमानदारी के पैमाने से बहुत आहत हूं. मैं बहुत आहत हूं. जब मैं बीसीसीआई में देखता हूं अमित शाह जी के पुत्र को, तो मेरा दिल बहुत दहाड़ मारता है, मुझे कष्ट होता है. एक बिजनेसमैन और क्रिकेटर. चले, मैं एक ऑफिशियल चैलेंज करता हूं, अमित शाह जी के बेटे को और मेरे को ग्राउंड पे ले आए, मैं उनकी 6 बॉल खेलता हूं, मेरी 6 बॉल खेल लें, 6 गेंद वो मेरी खेले, 6 बॉल मैं उनकी खेलता हूं. फिर आप डिसाइड करना कि क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना. ऐसे लोगों को ये कोई ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? इसीलिए हमने आपको प्रधानमंत्री चुना था. क्या ये है हमारे अच्छे दिन? जो दूसरे पार्टी के लोगों ने किया आपने भी वही किया. फिर आप बेहतर कैसे हुए? आप तो उनसे भी निम्नतर हो गए. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सच सम्मान के तौर पे और भाजपा के जितने भी भक्त है जो भाजपा को मानते हैं भाई और बहनों, मैं हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा. आप एक बात सोचें, लोगों की पेंशन खत्म कर दी गई. आप एक बात सोचें, बीएसएनएल खत्म हो गया, रेलवेज को प्राइवेट किया जा रहा है. अरे आप स्ट्रिक्टनेस लाइए ना, आप रूल्स लाइए, आप गवर्नेंस को बढ़ाइए, आप सरकारी तंत्र को मजबूत कीजिए, आप अपने मंत्रालय को मजबूत कीजिए, आप कैंटीन में अच्छा फूड दीजिए. आप ट्रेन के अंदर एक भी अच्छा फूड नहीं खिलाते. आपका राज्यकाल में आज ये आपका दूसरा सेशन है बतौर मंत्रालय के तौर पे, आप सेंटर में. इसके लिए तो आप कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते ना. हर बात के लिए जो कांग्रेस को बोलेंगे, केजरीवाल को बोलेंगे. देखिए, मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं केजरीवाल का समर्थक हूं, ना मैं किसी और का समर्थक हूं. लेकिन मैं एक बात आप लोगों से आज कहूंगा, ऐसी क्या बात थी कि 2004 से 2009 जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, 20,000 करोड़ भाइयों और बहनों, 20,000 करोड़ रेलवे प्रॉफिट में थी तब के टाइम पे. और आज हम घाटे में हैं, जबकि तब प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का होता था, आज 10 रुपए का है. इतना डबल रेट हो गया, फिर भी आप घाटे में. कमाल करते हैं. ना हमें तब अच्छा भोजन मिलता था, ना हमें आज अच्छा भोजन मिल रहा है. एक बात बताएं, रेल के यात्री, गरीब लोग, मजदूर लोग, आप ट्रेन प्राइवेट कर देंगे, वो अपने मनमर्जी का रेट्स लेंगे, आपको दुख नहीं होता? क्या आप हमारे अधिकारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये तो हमारे अधिकारों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं. फिर आप चौड़ा सीना होकर बोलते हैं, 56 इंच का सीना लेके मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा. और कैसे देश बेचा जाता है? ये तो कुछ दिनों से चाइना का प्रोपेगेंडा चल रहा है, नहीं तो ज्यादातर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चाइनीज कंपनी के पास हैं. तब आपने आंखें मूंद ली थी क्या? मुझे बहुत दुख होता है. रेलवे के प्रदर्शन का वीडियो मीडिया में नहीं आ रहा है. एबीपी न्यूज के रूबिका लियाकत जी,
क्या बात है, आपको रेलवेज का कष्ट नहीं दिख रहा है? एलआईसी वालों का कष्ट नहीं दिखता? अगली वीडियो में मैं एलआईसी पे आऊंगा कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल संस्थाओं को आप लोग कैसे कैप्चर कर रहे हैं। एक्चुअली यू ऑल आर कैप्चरिंग अस, लेकिन ये नहीं होगा। हम भारतीय हैं, हम गुलाम नहीं होंगे। हम दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने ऊपर किसी को राज नहीं होने, चाहे वो कमल छाप हो चाहे कोई भी हो। भाइयों और बहनों, हमारा देश गलत हाथों में जा रहा है। जिन लोगों ने कहा था कि देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, आज वो देश को बेच रहे हैं। बीएसएनएल बिका, बीएचईएल बिक रहा है, ओएनजीसी बिक रही है, सरकारी तंत्र बिक रहा है, रेलवेज बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रहा है। अपने आंखें खोलिए। अब जब भी कोई राज्य में चुनाव है, आप महसूस करें। मैंने तो 2004 से 2009 की घटना बता दी, जब रेल मंत्री थे लालू जी। 20,000 करोड़ का मुनाफा था, और आज ये लोग इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं, इससे कहते कि 30,000 करोड़ में आ जाएगा। एक काम कीजिए, भारत की जनता को बेच दीजिए, हम अपना खून भी बेच देंगे, ऐसे तो अरबों खरबों रुपए आ जाएगा। आप पीएम केयर बनाते हैं, उसको लाते नहीं है आरटीआई में। क्या अपने पार्टी के लिए फंड बना रहे हैं क्या आप? क्या बीजेपी के लिए केयर है? इसको फिर सीधा कर देते ना, बीजेपी केयर फंड। इसे पीएम केयर फंड बनाने की क्या आवश्यकता थी? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक सम्मानीय पद पे, और पद का कद होता है। मैंने कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया। इन माई ऑल वीडियोज आई हैव ऑलवेज टोल्ड आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर यू, आई फॉलो यू। मैंने आपको अपना गॉडफादर बनाया था, लेकिन आपकी पॉलिसीज, आप जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, वो टोटल डिजास्टर है, टोटल फेलियर है। इट इज अ टोटल डिजास्टर। आप दिल्ली को गुजरात नहीं बना सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलत डिसीजन होगा। आप दिल्ली को दिल्ली रहने दें, आप उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के तरीके से रहने दें, आप मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश रहने दें, कर्नाटका को कर्नाटका बने रहने दें। आप देश का भूगोल को बदलने में ना रहें, आप इतिहास बदलिए ना। भूगोल को बदलने में क्या रखा है? वैसे भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र है, पूर्व भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र मिलकर भारत बनता है। बहुत आक्रोश है लोगों में। आप दिन प्रतिदिन भारत के तमाम चीजों को आपकी सरकार बेचे जा रही है। बहुत कष्ट है लोगों के अंदर। इंडियन रेलवेज को आप हाशिए में ना लाएं। घाटे और मुनाफे के बुनियादी ढांचे को आप प्राइवेटाइजेशन में ना तब्दील कर दें। Your people, your government is trying to sell our government resources and that is not good for our country. ये हमारे देश को खोखला करेगा। भाई और बहनों, कल को हम इंडियन रेलवेज में जा रहे हैं, प्राइवेट रेलवेज में जा रहे हैं, और जो रेलवे के हॉस्टेस होंगे, मेल या फीमेल, और उन्होंने हमारी शिकायत कर दी, 2 बार के बाद शायद हम ट्रेन पे नहीं बैठ पाएंगे। गजब हो जाएगा। अब हमारा कैरेक्टर जो है प्राइवेट ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। बताइए हम कितने सेफ दौर में रहेंगे? आप सोचिएगा। करण बामरा जैसे एक स्टैंड अप स्पीकर को एयरलाइंस वाले रोक देते हैं क्योंकि वो प्राइवेटाइज्ड है। आप सोचिए। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जैसे व्यक्ति, जो बीजेपी के एक प्रबल नेता है, अपने सीट पे बैठ के जब बदतमीजी करती हैं, तब उनका बैन नहीं होता है, तब सरकार कुछ बोलती नहीं है। क्या ये उचित व्यवहार है? भाई और बहनों, अगर इसी तरह सब कुछ प्राइवेट होता गया, अगर रेलवे प्राइवेट हुई, आप समझ ले भारत की रीढ़ की हड्डी है रेलवेज। आज भी लोग जनरल में जाते हैं, स्लीपर क्लास में जाते हैं। बिहार के जो भाई मजदूर बहन, बंगाल के जो लोग आते हैं, कर्नाटक से, आंध्रा से, इनका सहारा है रेलवेज। इनका सहारा छीन जाएगा। मनमर्जी तरीके से हमसे पैसे वसूले जाएंगे, जैसे लगान। इट विल बी टेकन एज अ लगान, जो अंग्रेज हमसे लेते थे, जो लुटेरे हमसे लेते थे, अब फिर से हमें लूटने की तैयारी की जा रही है। आप ये सोचिए, वो कहते हैं कि 151 ट्रेन 109 रूटों में हम करेंगे। ठीक है जी। अदानी पोर्ट, टाटा रियलिटी, ह्युंडई, बॉम्बार्डियर, ये लोग आ रहे हैं। अरे भाई, जरूरत क्या है प्राइवेट करने की? आप अपने विभाग को मजबूत कीजिए ना, नए लोग रिक्रूट कीजिए। आपने नए रिक्रूटमेंट नहीं किया। आपने बोला मैं 2 करोड़, आपने कहीं पे भी रिक्रूटमेंट नहीं की। अरे आप अपनी संस्थागत ढांचे को बनाए। आप इतना जीएसटी ले रहे हैं, आपने शिपिंग यार्ड्स बनाए, ट्रेन यार्ड्स बनाए। मेक इन इंडिया के लिए आपको सेल इन इंडिया क्यों करना पड़ रहा है? आप बनाइए इंडिया में कंपार्टमेंट्स, अच्छी बात है, गर्व की बात है। मेट्रो के कोचेज आप बना रहे, बहुत ही गर्व की बात है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो जाता ना कि आप इस चीज को प्राइवेटाइज कर दें। धीरे धीरे बीजेपी की जो गवर्नेंस है, ये भारत के तमाम प्रॉफिट मेकिंग संस्थाओं में घुस रही है। उनको लॉसेस का हवाला दे कि हमें गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। मैं रेबल सदानंद पति 15 अगस्त को अपनी फाउंडेशन अपने देश को समर्पित करूंगा, और हम नहीं रुकेंगे। और मैं जानता हूं लाखों करोड़ों भारतीय, जो भी मेरे दक्षिण भारत के साथी हैं, जम्मू कश्मीर के साथी हैं,
आंध्र प्रदेश के साथी हैं, पश्चिम बंगाल के साथी हैं, उड़ीसा के साथी हैं, पंजाब के साथी हैं। भाइयों और बहनों, मैं आह्वान करता हूं, आप आए। रेलवे के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लाखों रेलवे के लोगों का हक छीना जा रहा है, इस तरह से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये रोजगार क्या देंगे? भाजपा की सरकार तो हमें बेरोजगार कर रही है। सड़कों पे लाके डाके ये बोले थे ना कि कोरोना में रोड में ना निकलो, अरे ये तो हमें रोड पे ले आए हैं, कोरोना की क्या जरूरत है? भाजपा की सरकार कहती थी ना कोरोना में रोड पे ना निकले। भाई और बहनों, ये तो हमें पहले रोड पे इसी तरह में रोड पे ले आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ेंगे। इंडियन रेलवेज को बचाइए, #सेव इंडियन रेलवेज ज्वाइन कीजिए रेबल सदानंद पति को। तमाम लाखों करोड़ों रेलवे के कर्मचारियों को मेरा नमन। मैं आपकी युद्ध में आपके साथ हूं। इंडियन रेलवेज को बचाने के लिए जो भी होगा, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत।